तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा जो इंटरफेज है उसके तीन पार्ट हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो डिवीजन का जो काम है ना जल्दी में हो जाता है ना, ये वाला फेज है हमारा। तुमको पता है, एक आइडियल ह्यूमन, अगर हम लोग एक आइडियल ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो आइडियल ह्यूमन का जो सेल होता है ना, वो कल्चर मीडियम में उसका जो लाइफ साइकिल जो होता है 24 आवर का होता है। 24 आवर जो है, 24 आवर में वो डिवाइड कर लेता है एक बार, ठीक है ना। तो अगर तुम ह्यूमन सेल को देखोगे ना तो ह्यूमन सेल का जो है 24 आवर जो उसका लाइफ साइकिल जो ह्यूमन सेल साइकिल होता है उसमें 23 घंटा, 23 आवर वो इंटरफेज में होता है, आराम कर रहा होता है, इंटरफेज में होता है, ठीक है ना। और ह्यूमन सेल केवल 1 घंटा में, 1 आवर में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, डिवीजन हो जाता है, जिसको हम लोग प्यार से एम फेज के भी नाम से जानते हैं, एम फेज के भी नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग बेटा जी डिस्कस करने वाले हैं एम फेज के बारे में ही, या डिवीजन फेज जो होती है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एम फेज, ठीक है ना। अपन आज एम फेज के बारे में बेटा डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज भी डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग एम फेज की बात करेंगे ना बेटा तो ये दो तरीके का है। डिवीजन का जो प्रोसेस है वो जनरली यूकैरियोटिक सेल में दो तरीके का है, मैं लिखता हूं, ठीक है ना। जो डिवीजन का जो प्रोसेस है एम फेज जो होता है, अच्छा तुमको पता है ना सेल दो तरीके का होता है, बताओगे कौन कौन सा, चैट बॉक्स में। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल ना। अच्छा, न्यूक्लियस किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है या यूकैरियोटिक सेल में? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल? जल्दी। ओके, यूकैरियोटिक सेल ना, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, गुड। तो ध्यान देना, अगर हम लोग देखें तो जो सेल है ना उस सेल में यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं करता, ठीक है ना। इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे ना तो इसमें जो डिवीजन होता है वो दो तरीके का होता है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें डिवीजन जो है ना दो तरीके का होगा। कौन कौन सा, ध्यान दो। एक सेल का डिवीजन जो होगा ना उसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है ना, ये डिवाइड किया दो सेल में, तो इसमें अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था तो उसके बच्चे में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम गया ना वो भी 2n ही गया है, ठीक है बेटा, 2n ही गया है। एक ऐसा डिवीजन हो सकता है। और दूसरा डिवीजन कैसा होगा, ध्यान देना, दूसरा जो डिवीजन है उसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे 2n है तो उसके बच्चे में जो है ना, जो जाने वाला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, 2n की जगह पे n आ जाएगा, 2n जो है ना उसकी जगह पे n आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जहां हमारा 2n जो है इक्वल, देखो यहाँ पे इधर देखो, 2n जो है उससे उसके डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम गए, वो भी 2n गया, ठीक है ना। एक मिनट, अब साउंड जा रही है क्लियर, हाँ या ना, साउंड एकदम क्लियर है, चैट बॉक्स में जल्दी बोलो। ओके बेटा, वेरी गुड, गुड। तो ध्यान दो, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इक्वल हो तो ऐसे डिवीजन को हम लोग विशेष नाम से जानेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिए। ऐसे डिवीजन को हम लोग नाम देते हैं इक्वल डिवीजन या इक्विटेशनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटेशनल डिवीजन, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से डिस्कस करते हैं बेटा। इसी को हम लोग प्यार से कॉमनली बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, हाफ हो जाए, मेरी बात समझना, अगर ऐसा हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए, ठीक है ना, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया तो बेटा जी इसको हम लोग विशेष नाम से डिस्कस करेंगे, क्या नाम देंगे, तो ध्यान देना, इसको अपन नाम देने वाले हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और ये जो रिडक्शनल डिवीजन है इसको प्यार से अपन क्या नाम देने वाले हैं, इसको अपन नाम देने वाले हैं मियोसिस, ठीक है ना। इसको हम लोग मियोसिस के नाम से डिस्कस करेंगे,
ठीक है ना। मतलब क्या हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा एम फेज जो है वो दो तरीके का है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में एम फेज बेटा दो तरीके का है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में एम फेज दो तरीके का है। कौन कौन सा, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा तो माइटोसिस, और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें हाफ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मियोसिस। ठीक है ना। तो आपको माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये मुझे बताओ। एम फेज दो तरीके का, माइटोसिस मियोसिस। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होगा सेल में तो वैसे डिवीजन को बोलेंगे माइटोसिस, अगर इक्वल नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया तो मियोसिस। सबको क्लियर है जी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, हाँ या ना। ओके बेटा, एक्सेलेंट, वेरी गुड। ठीक है ना। तो बेटा हम लोग ऐसा क्या करते हैं, सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, फिर म्योसिस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। हम लोग बेटा जी माइटोसिस को यहाँ पे एक और नाम से डिस्कस करते हैं। माइटोसिस को प्यार से हम लोग एम फेज भी बोल देंगे कभी कभी। जनरली अपने एनसीईआरटी में एम फेज बोला गया है, माइटोसिस वाले फेज को बोला गया है एम फेज, या इसको डिवीजन फेज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग डिवीजन फेज के भी नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, इसको एम फेज बोल दो या डिवीजन फेज बोल दो, बात बराबर है। ठीक है ना। और यही वाला पोर्शन अपना माइटोसिस है। चलो मैं दिखाई देता हूं ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन हमने बनाया, एक्चुअली दिस पोर्शन इज एम फेज और माइटोसिस, या बोल सकते हैं जहां पे हमारा क्या होता है, एक्चुअली में सेल का डिवीजन होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग एम फेज या माइटोसिस के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। ठीक है ना। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, परेशानी, किसी को भी नहीं ना। ओके, वेरी गुड। चलिए जी, तो इसको मिटाते हैं, अगले टॉपिक पे मन चलते हैं। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके, लेट मी गिव हेडिंग माइटोसिस। एक मिनट, माइटोसिस, माइटोसिस, प्यार से क्या बोलेंगे, इक्विटेशनल डिवीजन। तबस्सुम तुम इतना लेट क्यों है जी, लेट क्यों ज्वाइन की हो, माइटोसिस या इक्विटेशनल डिवीजन, जल्दी बताओ तबस्सुम। अरे बोलेगी कुछ, मानते हैं बर्तन तुम्ही को धोना था लेकिन लेट क्यों हो गया, पहले नहीं धो सकती थी। अच्छा, चल कोई नहीं, ध्यान दो इधर, समझ लो। देखो, हो गया कलाकारी, है कौन ये, कौन है ये गधा, एक मिनट नहीं रुकता है सब। चलो ध्यान दो इधर, ध्यान दो बेटा। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ, माइटोसिस को हम लोग इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में इक्वल रहता है। जैसे यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, ये 2n वाला सेल है हमारा, तो इसके ये दो डॉटर सेल बने, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने होंगे, 2n होंगे, इसीलिए इसको हम लोग इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। चलो हम लोग माइटोसिस को देख लेते हैं कितने पार्ट इसके होते हैं। ठीक है ना, और इसके पार्ट को डिस्कस करने के लिए फिर वही कहानी, अपन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक बड़ा सा पाई चार्ट टाइप का। ठीक है ना, इसमें दिखाते हैं कि इंटरफेस हमारा कौन है और हमारा एम फेज कौन है। ध्यान देना, ये हमारा हमने बना दिया G1 फेज। ठीक है ना, ध्यान दो, ये हमने बना दिया एस फेज और ये हमने बनाया G2 फेज। लिख देता हूं मैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। और ये यहां से यहां तक की जो कहानी है, इसी को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, माइटोसिस या एम फेज। ठीक है ना, सेल जो है वो G2 फेज आते आते बहुत काफी के बड़ा हो गया है। ठीक है ना, और अब ये सेल क्या होने वाला है, दो ठो डॉटर सेल में डिवाइड करने वाला है। ठीक है ना, तो इसके डिवीजन की कहानी को अपन सुनते हैं, समझना मेरी बात, ये एम फेज। ओके। अच्छा बेटा, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कौन सा है, न्यूक्लियस। हमने बताया था कि जैसे तुम्हारे पास बहुत जमीन जायदाद संपत्ति है ना, तो जमीन जायदाद संपत्ति है वो किस आधार पे तुम्हारा है, तुम्हारे पास कुछ कागज होता है, उस पे लिखा हुआ होता है कि फलाने का ये जमीन ना। वैसे ही किसी सेल में सेल कैसा है, क्या काम करेगा ना, वो सारी चीजें कहाँ पे लिखी हुई हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो डीएनए है उसमें लिखी हुई है।
तो तू मुझे बता, तुम्हारे चाचा में और तुम में जब बंटवारा होगा, तुम्हारे पापा में बंटवारा होगा, तो क्या कैसे बंटवारा होगा? सबसे पहले जमीन के कागज का बंटवारा होगा, या जाकर के बोलोगे ये प्लॉट मेरा वो प्लॉट मेरा? नहीं। तुम देखते हुए घर पे जब बंटवारा हो रहा होता है ना, तो क्या होता है, फूफी ताई कौन कौन सब खाला सब आती है, बैठती है ना। और बैठने के बाद होता है कि नहीं, ये हांडी मेरा है, तो नहीं ये हांडी चाची का है ना, ये मतलब कि बर्तन मेरा है तो वो उसका है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, कागज पे लिखाता है ना, और लिखाने के बाद क्या होता है, फिर रियल तरीके से उसको बांटा जाता है। कुछ ऐसे ही बंटवारा होता है। तो सबसे पहले जो बंटवारा होगा या तैयारी होगी वो कहाँ पे होगा? सबसे पहले जो तैयारी होती है वो कागज पे होती है ना। और जब उस पे तैयारी हो जाएगी तब क्या होता है, मजदूर को पकड़ के लिए आते हैं, बोलते हैं चलो इधर से मेरा गेट उधर से तुम्हारा गेट, बीच से बाउंड्री डालो। कुछ ऐसी कहानी होती है। वैसे ही तुम मुझे बता, अगर कोई सेल डिवाइड करना चाहेगा, मान लो ये प्यारा सा अपना सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये इसका है न्यूक्लियस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये है इसका न्यूक्लियस और ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो तू मुझे बता, सबसे पहले किसका बंटवारा होगा, न्यूक्लियस का बंटवारा होगा या साइटोप्लाज्म का? मुझे बताना थोड़ा सा। पहले न्यूक्लियस का होगा या साइटोप्लाज्म का? एक्सलेंट बेटा। पहले होगा हमारा जो न्यूक्लियस है उसका, क्योंकि न्यूक्लियस पे अगर बंटवारा हो गया तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा तो आसान है, न्यूक्लियस में बंटवारा होना जरूरी है। ओके। मुझे ये बात बता, बंटवारा में टाइम किस में ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियस के बंटवारे में ज्यादा टाइम लगेगा या साइटोप्लाज्म के बंटवारा में ज्यादा लगेगा? चैट बॉक्स में मुझे बताना। कागज का जो बंटवारा होता है उसमें टाइम लगता है, या मजदूर को लगा के जो हम बाउंड्री बनवाते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है? वेरी गुड बेटा। हाँ, न्यूक्लियस का बंटवारा जो है वो टाइम टेकिंग होगा ना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कौन होगा, जटिल कौन सा होगा? जटिल कागज पे बंटवारा कर रहे होंगे उस समय दिमाग ज्यादा खर्चा होगा, या बर्तन को इधर उधर कर रहे होंगे और बाउंड्री बना रहे होंगे उस समय दिमाग ज्यादा खर्चा होगा? न्यूक्लियस ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन का दो स्टेप होने वाला है बेटा, समझना मेरी बात। यहाँ पे डिवीजन का दो स्टेप होने वाला है, कौन कौन सा? तो पहला जो हमारा यहाँ पे स्टेप होने वाला है वो होगा न्यूक्लियस का डिवीजन ना। न्यूक्लियर डिवीजन पहले होने वाला है ना। और जब न्यूक्लियर डिवीजन हमारा हो जाएगा तो उसके बाद किसका डिवीजन हो जाएगा बेटा? उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन होगा, ध्यान देना। उसके बाद जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाएगा ना। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा जटिल होगा, साइटोप्लाज्म उसके तुलना में आसान होगा। चलो मैं दोनों को कलर कर देता हूँ। ये रहा अपना न्यूक्लियर डिवीजन और ये रहा अपना साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ना। हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन जो हमारा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और नाम क्या देंगे इसको, तो ध्यान दो। न्यूक्लियर हमारा जो ये न्यूक्लियर डिवीजन है उसको हम लोग विशेष नाम से जानने वाले हैं। क्या बोलेंगे? ध्यान दो। न्यूक्लियस को हम लोग बायोलॉजी के लैंग्वेज लैंग्वेज में बोलते हैं कैरियो, KARYO, कैरियो। कहीं पे भी कैरियो लिखा हुआ होगा ना तो समझ लेना न्यूक्लियस की बातें हो रही है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करेंगे ना, ध्यान देना, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के लिए जनरली वर्ड हम लोग यूज करते हैं साइटो, साइटो, ठीक है ना। और कहीं अगर डिवीजन की प्रोसेस हो रही हो ना तो उस प्रोसेस को बोलते हैं काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं काइनेसिस, ठीक है ना। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ बेटा उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? कैरियोकाइनेसिस। समझना मेरी बात। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताना। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से देखें तो पता चलता है दो तरीके का हमारा डिवीजन हुआ, यहाँ पे एम्फेस दो स्टेप में हुआ। पहला हमारा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिवीजन। और साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कॉम्प्लेक्स कौन सा प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस? बताना चैट बॉक्स में। कॉम्प्लेक्स कौन है, कैरियो या साइटो? जल्दी। वेरी गुड, ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और पहले कौन सा स्टेप होगा, कैरियो या साइटो? पहले कौन सा होगा, कैरियो या साइटो? जल्दी। एक्सेलेंट, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। पहले होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस। ओके। चलिए जी थोड़ा सा और डिस्कस कर ले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने डिस्कस किया ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो उसमें बहुत सारे स्टेप होंगे ना, बहुत सारे इसके चरण होंगे, स्टेप्स होंगे। ध्यान देना, अगर कैरियोकाइनेसिस को देखेंगे ना तो एक नहीं बल्कि चार चार इसमें स्टेप है। मैं लिखता हूं, ठीक है ना। पहला जो फेज है उसको हम लोग नाम देते हैं इसमें प्रोफेज। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा हमको जेवा से पूछना था। बेटा जेवा तो अभी थी कहाँ इतना देर तक? जेवा, जल्दी बता। जेवा इतना लेट से क्यों ज्वाइन की तू?
जल्दी बताओ। अरे ये सब्जी काट रही थी वो तुमको पता है, लेकिन बोल तो सकती थी ना कि थोड़ा लेट से काम, बाद में काम कर लेंगे। जेवा जल्दी बता बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ चल ठीक है। ध्यान दे, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सुन मेरी बात। ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस में देखेंगे तो कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सा स्टेप है बेटा, ध्यान दे। सबसे पहला स्टेप है प्रोफेज। ठीक है ना। उसके बाद का स्टेप कौन सा है, उसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है बेटा। उसके बाद जो स्टेप होता है वो है हमारा एनाफेज। ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो है हमारा टेलोफेज। ठीक है ना। तो प्रोफेज में कितना स्टेप हमने देखा, चार स्टेप फेज हमने देखा। ध्यान देना। कौन कौन सा फेज है बेटा जी, ध्यान दीजिए। पहला है हमारा, मैं दोहरा रहा हूं मेरे साथ दोहराना। पहला है हमारा प्रोफेज, फिर हमारा है मेटाफेज, फिर है हमारा एनाफेज, और चौथा है हमारा टेलोफेज। चार फेज हुआ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। थोड़ा सा बर्दाश्त करना, कुछ मैं बता रहा हूं, सुन ले भी, बाद में काम आएगा। प्रो का मतलब होता है पहले। ठीक है ना, बिफोर। मेटा का मतलब होता है बीच में या बाद में भी बोल सकते हैं, बाद में। बाद बोलना ज्यादा सही है। ठीक है ना। एना का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक है ना। और टेलो का मतलब होता है पूंछ या एंड। पूंछ जैसे एकदम अंत में लगा हुआ होता है, वैसे यहां ऐसा मतलब होता है एंड या अंत। ठीक है ना। ये सब याद रखना, ठीक है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही सीक्वेंस होगा। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज। ठीक है ना बेटा। तो चलिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ, पाई चार्ट में दिखाना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है ना। मैं यहाँ पे पाई चार्ट में भी बना देता हूँ, ध्यान दे मेरी बात। चलिए यहाँ पे चार बॉक्स में बनाता हूँ। प्रोफेज, उसके बाद ये हमारा मेटाफेज, ये रहा हमारा एनाफेज, और ये वाला रहा अपना टेलोफेज। ये चार फेज मैंने बनाया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में अपना ये टेलोफेज। ठीक है ना। मैं सबका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, मेरी बात अच्छे से सुनना। ये है अपना प्रोफेज, प्रो मतलब पहले, सबसे पहले जो होगा वो प्रोफेज। प्रोफेज। उसके बाद कौन सा है, मेटाफेज। ठीक है ना। उसके बाद कौन सा है बेटा, एनाफेज। ठीक है ना। और लास्ट में कौन सा है, टेलोफेज। ओके। चलो मुझे ये बताओ, ये सारे के सारे फेज किसके हैं, साइटो के या कैरियो की। चैट बॉक्स में जल्दी, साइटो के या कैरियो की, चैट बॉक्स में क्विकली। ओके वेरी गुड। अदीबा वेरी गुड बेटा, फतेहा ओके, तबस्सुम गुड गुड। हाँ कैरियोकाइनेसिस के हैं। ठीक है ना। तो इसको रंग देते हैं ना, अच्छा लगेगा। इसको अपन कलर कर देते हैं। ये सारे स्टेप हैं कैरियोकाइनेसिस के। ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं कॉपी में, आपको भी वैसा ही वैसे बनाना है। और बहुत ज्यादा संभावना है कि मैं जल्दी आपके पास आऊं। ठीक है ना। एटलीस्ट एक सप्ताह के लिए तो मैं आपके पास आने वाला। ठीक है ना। सबका कॉपी चेक करेंगे और सबसे पूछेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो ये जो हमारा स्टेप है, ये सारे के सारे कौन से हैं बेटा, ये सारे के सारे हैं अपने कैरियोकाइनेसिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जबकि, हाँ जबकि एक तो जो बच गया है ना, इसमें क्या होगा, तो बेटा इसमें सेल साइटोकाइनेसिस होगा, बचा हुआ भाग तो इसमें होगा ना। हाँ। ये कौन सा है, तो ये कुछ और नहीं, सेल का बंटवारा है। ठीक है ना। सेल का साइटोप्लाज्म का जो पार्टीशन है वो होगा। इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म का बंटवारा, या इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म के बंटवारे के नाम से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चल एक चीज मैं बताता हूँ तुमको, सुन मेरी बात। ये जो सेल था ये वाला, थोड़ा इसको मैं यहां बना देता हूँ। ठीक है ना। इस सेल में क्या था अभी, इस सेल में हमने देखा केवल एक न्यूक्लियस था, 2n1 ना। अगर इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, बता मेरी बात। क्या दिखेगा ये, दिखेगा ये कि इसमें दो ठो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था और इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो कितना न्यूक्लियस दिखेगा, दो ठो न्यूक्लियस ना। और दो न्यूक्लियस दिखने के बाद अब क्या होने वाला है, अब फिर से ये हमारा साइटोप्लाज्म का बंटवारा। और जैसे ही साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ,
बीच से कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म का बंटवारा हुआ, क्या होगा, दो ठो सेल में वो टूट जाएगा, एक सेल में ये वाला न्यूक्लियस और दूसरे सेल में ये वाला न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, एक मिनट, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा जी हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या पता हमें चला, एम फेज या माइटोटिक फेज का दो स्टेप, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना। और कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है ना। तो ये मुझे बता, अभी तक जो भी मैंने बताया एम फेज के बारे में या माइटोसिस के बारे में, वो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, एकदम स्पष्ट, मतलब 1% भी उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्लियर है कि नहीं। ओके अदीबा, वेरी गुड, तबस्सुम, एक्सलेंट बेटा। ओके फतेहा, क्रिस्टल क्लियर, नो कंफ्यूजन। ओके, ओके क्लियर नरगिस, वेरी गुड अदीबा। ओके, ओके गुड माही, वेरी गुड बेटा। ओके, ओके वेरी गुड। और जो नहीं बोल रहे हो मतलब उस सबको कंफ्यूजन है, वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। चल ठीक है, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये सारा चीज दिमाग में जल्दी से स्टोर कर, जितना जल्दी स्टोर कर सकते हो करो, मैं अभी पूछूंगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, जस्ट यहीं पे तुम्हारे सामने हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, जल्दी स्क्रीन पे देखो, रटो इसको, मैं अभी पूछूंगा। ओके बेटा, आई थिंक हो गया होगा, हो गया ना। अच्छा आदिल, तू क्यों नहीं बोल रहा है भाई, नहीं समझ में आ रहा है ना तुमको, आदिल, अजरून, सैफ, शहनवाज, नाजरीन, रेशमी, सवीना, सुचिता, प्रॉब्लम हो रहा है ना बेटा, तो बोलना चाहिए ना आदिल, एटलीस्ट एक बार लिख देगा तो बेटा, हमको लगा कि नहीं आ रहा है तुमको समझ में, नहीं आ रहा है समझ में रेशमी, तो कोई नहीं, ओके गुड। चलो ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, इरेज करूं क्या इसको, जल्दी बता चैट बॉक्स में, हाँ या ना। ओके जी हाँ, ठीक, ठीक है तो इरेज करता हूँ, लो इरेज हो गया। चलो मुझे बताओ, माइटोसिस को हम लोग कौन सा डिवीजन बोलते हैं, जल्दी बताओ, माइटोसिस को कौन सा डिवीजन बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, इक्विटेशनल डिवीजन, इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से डिस्कस करेंगे, ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट, ये मुझे बता कि सेल, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलेंगे, वेरी गुड, साइटोकाइनेसिस। ओके, न्यूक्लियस के डिवीजन को, वेरी गुड बेटा, हाँ, कैरियो काइनेसिस।
ओके, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बता, कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेप? वेरी गुड, इसके 4 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं? वेरी गुड। प्रो, मेटा, एना, टेलो। ओके, प्रो का मतलब क्या हुआ? जल्दी। सॉरी। प्रो का मतलब, हाँ पहले, वेरी गुड बेटा, इसका मतलब हुआ पहले। मेटा का मतलब, हाँ बाद में, वेरी गुड बेटा। एना का मतलब अपोजिट, वेरी गुड, उल्टा या अपोजिट। और टेलो का मतलब अंत या एंड। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर, जस्ट अपन रिज्वाइन होते हैं और रिज्वाइन होने के बाद हम लोग कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करें, ठीक है ना? मुझे ये बता, जो हमारा, जब सेल हमारा प्रिपरेशन कर रहा था उस फेज को क्या बोलते थे? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, क्या बोलते थे उसको? जल्दी। सेल जब डिवाइड नहीं, हाँ वेरी गुड रेस में इंटरफेस बोल रहे थे ना उसको। इंटरफेस, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा था लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन सा है? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, जहां पे रिएक्शंस वगैरह खूब चल रहे होते हैं। एम